Hey friends, welcome to the Spotlight Stealer, where study meets motivation. So this is Sahasini, a CBSE class 10th grader, here to share my study routine, hacks, tips, tricks, all-nighters, late-nighters, early mornings and much more. So basically, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट का एक ऐसा पार्ट जिससे हम में से बहुत सारे 10th क्लास के बच्चों को डरा के रख रखा है। डेफिनेटली एसएसटी, जो कि बहुत लेंदी है बिकॉज उसमें 4 तो बुक्स ही हैं और 4 बुक्स में भी एक हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री का तो एक चैप्टर भी पढ़ने में दिस वन बुक जिसको हमें देखते ही नींद आ जाती है। सो आज मैं इसी बुक के आपसे शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स टू एस योर हिस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले नाउ सो सिट बैक, रिलैक्स और चलो थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इन चैप्टर्स को। सो आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होके, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है हिस्ट्री में, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये पहला चैप्टर है, इसका वेटेज लगभग मोस्टली 4 to 6 मार्क्स का ही रहता है और सीबीएसई को ना यहाँ सबसे ज्यादा जो टॉपिक पसंद है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। इसके क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड ही हैं। अच्छा, इस चैप्टर को लर्न करने के लिए ना तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे तुम इस चैप्टर को एक फैमिली ड्रामा की तरह समझ सकते हो। फैमिली ड्रामा कैसे? जैसे इसमें इटली और जो जर्मनी है वो एक बड़ी फैमिली में रहना चाहते हैं, यानी कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया है, इनको तुम मानना उनके अंकल और आंटी जो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है और जिनको अकेले ही रहना है, उनको मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, कुछ भी रीजन हो सकता है। पर फिर आते हैं हमारे हीरो ऑटोमन बिस्मार्क, जो बेसिकली जर्मनी को यूनाइट करने के मास्टरमाइंड थे। समझ लो ये यूनिफिकेशन ऐसा है जैसे लास्ट मिनट ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो उस पर कैसा चिल्लम चिल्ली होती है, अरे तूने ये बटरफ्लाई क्यों लगा दी, यहाँ पर मुझे फूल लगाना था। वही तो लास्ट में बहुत सारी चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़े के बाद हम लोग एक बकवास सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बना लेते हैं, बट या वो वैसे ही कंप्लीट होता है। बहुत सारी चिल्लम चिल्ली के साथ लास्ट में सब एक होके एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अब बात करूँ अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो वो यही है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। ठीक है, और अगर मैं आपको एक छोटी सी क्विक टिप दूं तो जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन पे काफी ज्यादा फोकस करना। इमेजिन इट एज एवेंजर्स का यूरोपियन वर्जन। बस ये सुपर हीरोज दुनिया को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने आए हैं। तो याद रखना, ये एक 4 to 6 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करो, उतना ही प्रिपेयर करो जितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 4 to 6 मार्क्स के लिए अब तुम 2-3 दिन लगा दे रहे हो, नहीं, अब ऐसा करके नहीं चलने वाला है। सो लेट्स कट टू हमारे देश, यानी कि नेशनलिस्ट इन इंडिया। अब पहले हमने यूरोप का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का। तो ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो तुम बाय हार्ट लर्न कर लो, बिकॉज ये चैप्टर 8 से 10 मार्क्स पे आएगा, इससे कम में ये चैप्टर नहीं पूछा जाता है। क्योंकि हम लोग इंडिया की हिस्ट्री है, तो हम इंडियंस हैं, तो इंडिया की हिस्ट्री का जिस चैप्टर में इंडिया से रिलेटेड कुछ होगा, इंडिया से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया। तो इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो स्ट्रगल था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। अब कैसे? गांधी जी इन खादी क्लोथ्स वेविंग फ्लैग ऑफ नॉन वायलेंस, पर दूसरी तरफ है ब्रिटिशर्स जो बोल रहे हैं हम नहीं जाने वाले भैया, तुम हिलाते रहो अपना फ्लैग, है ना। तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मूवमेंट्स पर सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री है वो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। तो एक और चीट कोड दूं तुम्हें, इस पे ना गांधी जी के मूवमेंट्स पे फोकस करना और नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस को समझ लिया ना, तो समझो हाफ प्रॉब्लम गई तुम्हारी। इन सबको तो तुम बाय हार्ट लर्न कर लेना, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, और तुम्हारे सामने हर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें दिखते रहेंगे। ओके, लेट्स कट टू मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसका वेटेज भी 4 to 6 मार्क्स ही रहता है। बेसिकली ये चैप्टर ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और कैसे दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई उसी बारे में है। सो जो एंशिएंट सिल्क रूट, अरे सिल्क रूट नहीं पता, अरे वही रूट जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है, जहां पर से यूरोपियंस एशिया इंडिया में आए कि हम तो भैया आपके यहाँ ट्रेड करने आए हैं, बस हमें और कोई मतलब नहीं है। बट आने के बाद उन लोगों ने क्या हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। वही रूट है जिसमें सब कंट्रीज ट्रेडिंग कार्ड्स की तरह रिसोर्स एक्सचेंज करते हैं, है ना। जिसमें मतलब हमने बोल दिया कि हमारे पास, बोल दिया जैसे चलो मान लेते हैं हमारे पास पानी होता है, तुम हमसे पानी ले लो, वो हमें ऑयल देंगे इसके बदले, है ना, ऐसे। पर इस बार रिसोर्स कार्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल गुड्स और कल्चर है उसकी जगह। तो यहाँ पर कल्चरल और गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ ग्रेट डिप्रेशन और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स। याद रखना, ये ग्लोबल कनेक्शंस हमारी इकोनॉमिक को भी हिट करता है। और क्वेश्चन में बहुत बार डिप्रेशन वाला टॉपिक रिपीट भी हुआ है। जितना मैंने मतलब 10 साल के PYQs चेक किए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन था वो था ग्रेट डिप्रेशन का और उसके इम्पैक्ट का। तो यू नीड टू लर्न दिस बाय हार्ट। नाउ लेट्स कट टू द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये चैप्टर भी लगभग 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि उसी हिसाब से उतना ही चैप्टर पढ़िए। ये नहीं कि तुम पूरा दिन भर उसी चैप्टर पे लगा दे रहे हो, नहीं। इस चैप्टर को लगभग तुम पढ़ना 2-3 घंटे, इतने में तुम्हारा फुल्ली हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इस पे बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिंट से रिलेटेड ही है कि पहले प्रिंट आया कहाँ आया था, पहले चाइना में आया, फिर चाइना जापान साउथ कोरिया वाला। तो वही है बेसिकली। इस पे ये चैप्टर इजी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जरूर है। सबसे ज्यादा कम जो चैप्टर है वो तो ग्लोबलाइजेशन है, बिकॉज उस पर खाली 2 ही टॉपिक्स हैं। सो वो भी हो जाएगा
1 या फिर 1.5 आवर्स पे। तो अगर मैं अब तुमसे प्रिंट कल्चर की बात करूं तो ये यहाँ पर प्रिंट मीडिया ने नेशनलिज्म को कैसे स्प्रेड किया, मतलब प्रिंट की वजह से नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो, अगर प्रिंट कल्चर ना होता तो फ्रीडम स्ट्रगल भी इतना वाइड स्प्रेड नहीं होता। भाई अगर प्रिंट ही नहीं होता तो हम आज इस बुक में कहाँ से पढ़ रहे होते कि क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे फ्रीडम हुआ था, ऐसे पुराने जमाने में गांधी जी लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नो, वी वुडंट नो दैट, इजंट इट? लेकिन हम क्या करें, इनके ये प्रिंट कल्चर की वजह से हमारा तो सिलेबस बढ़ गया, हमको तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गांधी जी ने तो किया, अब हमारी बारी है स्ट्रगल करने की। तो अगर इस पे आपको बेसिकली फोकस करना है, नेशनलिज्म को कैसे स्प्रेड किया प्रिंट कल्चर ने। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अब इसके भी क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, चलो बताई देती हूँ। प्रिंट का रोल नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म्स में, यानी हाउ प्रिंट यूनाइटेड पीपल इन आइडियाज एंड वैल्यूज, कि प्रिंट ने मतलब कैसे किया। तो इसका बेसिकली आंसर था कि मतलब क्या बोलते हैं, जो पहले जो पब्लिक थी वो थी लिसनिंग पब्लिक ज्यादा थी, रीडिंग पब्लिक कम थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो लिसनिंग पब्लिक थी और रीडिंग पब्लिक ने क्या किया, उन्हें कहानी वगैरह सुना के वो कर दिया, कहानी वगैरह सुनाने लगे। तो उस वजह से जो रीडिंग पब्लिक और लिसनिंग पब्लिक दोनों का नंबर बैलेंस होना शुरू हो गया। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था आज के आपकी स्पॉटलाइट स्टीलर के द्वारा अप्रूव किए गए क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड इट, keep stealing the spotlight, study hard, study smart, and that's it. And next video would be about science or maths. Let's see. So yeah, that's it for today. Bye bye. See ya.